दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव जीके चैनल में। आज 14 जुलाई है। हम आज के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स हमें जो भी यूपीएससी के एग्ज़ाम्स होंगे, पीसीएस के एग्ज़ाम्स होंगे, एसएससी बैंकिंग परीक्षाएं जो भी होंगी, सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए करेंट अफेयर्स आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी होने वाले हैं। इसलिए एक एक क्वेश्चन पर बहुत ध्यान दीजिएगा। हर एक क्वेश्चन के साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको दी जाएगी, उसको भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। आज के सबसे पहले प्रश्न पर हम आते हैं। आज का हमारा प्रश्न है, वेयर विल एससीओ फॉरेन मिनिस्टर्स मीट बी हेल्ड? शंघाई सहयोग संगठन परिषद के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। तो इसका राइट आंसर है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान में दुशानबे में फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट हो रही है। 2 दिनों तक ये चलेगी और इसके साथ साथ आपको एससीओ के बारे में भी कुछ जानकारी होनी चाहिए। एससीओ की स्थापना 2001 में हुई थी शंघाई में, और इसमें मुख्य रूप से तब 6 देश हुआ करते थे: चाइना, रसिया, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। 2017 में कजाकिस्तान में अस्ताना, वहाँ जो समिट हुई, उस समिट में भारत और पाकिस्तान, इन दोनों देशों को शामिल किया गया। इसमें ऑब्जर्वर स्टेटस भी कुछ देशों को प्राप्त है। पर्यवेक्षक सदस्य हैं अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। डायलॉग पार्टनर्स हैं इस ग्रुप के आर्मेनिया, अज़रबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और टर्की। एक बार फिर से रिवाइज कर लें। इसमें 8 सदस्य हैं: रसिया, चाइना, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। इसके जो ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं वो हैं अफ़गानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। डायलॉग पार्टनर्स हैं आर्मेनिया, अज़रबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और टर्की। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। Recently, which facility was introduced by RBI to facilitate investment in government securities by individual investors? RBI ने खुदरा निवेशकों के लिए कौन सी सुविधा शुरू की है जिससे वे सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकें? पहला ऑप्शन है डायरेक्ट बेनिफिट फैसिलिटी, दूसरा RBI रिटेल डायरेक्ट फैसिलिटी, GC गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड स्कीम और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। तो इसका राइट आंसर है RBI रिटेल डायरेक्ट फैसिलिटी। RBI रिटेल डायरेक्ट फैसिलिटी अभी हाल में ही RBI ने शुरू की है, जिसके अंतर्गत खुदरा निवेशक, इंडिविजुअल इन्वेस्टर, चाहे वो भारत के हों या भारत से बाहर हों, RBI के साथ RBI गिल्ड ये अकाउंट खोल सकते हैं, रिटेल डायरेक्ट गिल्ड अकाउंट। इस अकाउंट को खोलने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? जो भारत के हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर, उनके लिए एलिजिबिलिटी है, उनके लिए क्राइटेरिया है। रुपी सेविंग अकाउंट होना चाहिए, उनके पास पैन नंबर होना चाहिए, और KYC डिटेल्स के लिए जो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें से कोई एक होने चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। ये हैं जो भारत के इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं उनके लिए, अगर वो RBI की इस स्कीम में जुड़ना चाहते हैं तो ये क्राइटेरिया है। और भारत से बाहर जो हैं नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं, तो उनका फेमा के तहत, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत
वो अकाउंट अपना खोल सकते हैं। और ये अकाउंट सिंगली भी खोला जा सकता है, किसी एक इन्वेस्टर के द्वारा भी खोला जा सकता है, और ज्वाइंटली भी खोला जा सकता है, बशर्ते कि दोनों ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हों। तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। हु इज द न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल बाय द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल? नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित नेपाल के नवयुक्त प्रधानमंत्री कौन हैं? केपी शर्मा ओली, पुष्प कमल दहल, शेर बहादुर देउबा और बाबूराम भट्टाराई। तो इसका सही उत्तर होगा शेर बहादुर देउबा। शेर बहादुर देउबा को सुप्रीम कोर्ट, नेपाल के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किया है नया प्रधानमंत्री, और संसद को फिर से बहाल करने का निर्देश जारी किया है। इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे 2018 से 2021 तक जिन्होंने कार्यकाल पूरा किया, केपी शर्मा ओली, तो उन्होंने अपोजिशन के जो नेता थे शेर बहादुर देउबा, वो प्रधानमंत्री न बन सकें, इसके लिए संसद को भंग कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस आदेश को निरस्त किया और फिर से संसद बहाल करते हुए शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश जारी किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंडिया एंड नेपाल साइंड MOU फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ 679 मेगावाट प्रोजेक्ट इन नेपाल। नेम दैट प्रोजेक्ट। भारत और नेपाल ने 679 मेगावाट प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए नेपाल में MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। उस प्रोजेक्ट का क्या नाम है? तो उस प्रोजेक्ट का नाम है लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट नेपाल में शुरू हुआ है। भारत के जो पावर मिनिस्टर हैं RK सिंह, उनके द्वारा नेपाल में जाकर ये MOU वहाँ के जो इंचार्ज हैं उनके द्वारा मिलकर ये हस्ताक्षर किया गया है। और ये प्रोजेक्ट का लोकेशन क्या है नेपाल में? इस प्रोजेक्ट का लोकेशन है सखुआ सभा और भोजपुर जिला, जहां ये प्रोजेक्ट चलेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि उस भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए जो अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा से हाल में ही लौटी हैं। नेम द इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हु हैज रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम हर मैडन स्पेस फ्लाइट। तो वो हैं शिरीषा बंदला। शिरीषा बंदला वो एस्ट्रोनॉट हैं, अंतरिक्ष यात्री हैं, जो अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा से हाल में ही लौटी हैं। भारतीय मूल के प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो थे वो थे राकेश शर्मा, और भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला। दूसरी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, और तीसरी अंतरिक्ष यात्री हैं शिरीषा बंदला। तो ये शिरीषा बंदला भारतीय मूल की तीसरी ऐसी अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने अभी अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा पूरी की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेम द इंडियन क्रिकेटर हु रिसेंटली पास्ड अवे ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। दिल का दौरा पड़ने से किस भारतीय क्रिकेटर की हाल में ही मृत्यु हुई है? तो वो हैं यशपाल शर्मा। ये यशपाल शर्मा 1983 वर्ल्ड कप के एक सितारे थे। यशपाल शर्मा से जुड़ी दो महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए बहुमूल्य होगी। पहली तो ये कि सेकेंड हाईएस्ट रन स्कोरर 1983 वर्ल्ड कप में यशपाल शर्मा ही थे। और दूसरी बात इनके बारे में महत्वपूर्ण है कि ये कभी शून्य पर आउट नहीं हुए। तो ये हमने जाना, महत्वपूर्ण थी ये बात। अगला प्रश्न है हु वॉन द 2021 विंबलडन टाइटल। 2021 विंबलडन खिताब किसने जीता? राफेल नडाल, रोजर फेडरर, नोवाक
जोकोविक और मेटियो बेरेतिनी। तो इसका राइट आंसर होगा नोवाक जोकोविक। ये सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने इटली के मेटियो बेरेतिनी को हराकर अपना 6ठा विंबलडन खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, विच ऐप हैज बीन लॉन्च्ड ज्वाइंटली बाय इंडियन एफएम एंड भूटानीज एफएम इन भूटान। भारत और भूटान के वित्त मंत्रियों ने संयुक्त रूप से भूटान में किस ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा भीम यूपीआई। अब भीम यूपीआई के द्वारा ट्रांजैक्शन भूटान के निवासी भी कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूटी हैज बिकम द फर्स्ट टू वैक्सीनेट ऑल रेजिडेंट एंड गेस्ट पॉपुलेशन विथ फर्स्ट डोज ऑफ कोविड-19 जैब? किस केंद्र शासित प्रदेश ने सर्वप्रथम प्रदेश के सभी स्थानीय निवासियों व आगंतुक निवासियों को कोविड-19 की प्रथम डोज लगवाई? तो इसका राइट आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख में रहने वाले सभी मूल निवासी और वहाँ दूसरे प्रदेशों से आए लोग कोविड-19 की प्रथम डोज लगवा चुके हैं। मतलब वहाँ रहने वाले 100% लोग कोविड-19 की फर्स्ट डोज लगवा चुके हैं और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसा प्रथम प्रदेश है जिसने ये मुकाम हासिल किया है। अगला प्रश्न है, Which two Indian languages are included first time for upcoming NEET exam? किन दो भारतीय भाषाओं में पहली बार हाल में होने वाली नीट परीक्षा संचालित की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा पंजाबी एंड मलयालम। इससे पहले पंजाबी और मलयालम भाषा में नीट परीक्षा नहीं दी जा सकती थी। इन भाषाओं के शामिल होने के बाद कुल 13 भाषाएं हो गई हैं जिनमें नीट की परीक्षा दी जा सकती है। तो आप सभी इन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। आपने जो सुना, आपने जो जाना, ये आपकी रिवाइज हो जाए, इसके लिए हमने एक क्विज़ बनाई है हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में, जो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। उस लिंक पर जाकर आप क्विज के द्वारा अपनी जानकारी को फिर से और पुख्ता कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।